everyone, this is Sonam Singh. Today I want to discuss an important topic related to teaching. आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपका टीचिंग और लेसन प्लान से रिलेटेड है। जैसे कि मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ बीएड की फाइनल टीचिंग से रिलेटेड, तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली डीएलएड को लेके। एक्चुअली कई बार जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनके मन में बहुत डाउट्स होते हैं लेसन प्लान को लेके कि बीएड में का क्या है लेसन प्लान, डीएलएड का क्या है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स हैं, मीन्स कि जहाँ पे भी आप पीपल टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, आप इंटर्नशिप करते हैं, तो वहाँ पे एक टीचर के लिए जो भी स्किल सिखाई जाती हैं वो सभी की सेम होती हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं कि बीएड में कुछ दूसरी स्किल कराई जाती हैं, डीएलएड में कुछ और स्किल कराई जाती हैं और बीएलएड में कुछ और स्किल कराई जाती हैं, क्योंकि बनना तो आप सभी को टीचर्स ही है ना। बस डिफरेंस ये होता है कि जो डीएलएड है, डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी के टीचर बनते हो, बीएड करने के बाद आप जूनियर के टीचर बनते हो, और बीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हैं और जूनियर के भी टीचर बन सकते हैं। तो जो आपका लेसन प्लान होता है उसके स्टेप में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो बीएड का लेसन प्लान होता है उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट होता है, जो डीएलएड का होता है क्योंकि वो 1 to 5th के लिए होता है, 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए होता है, छोटा होता है, तो उसमें जो है कंटेंट जो है वो आपके छोटे होते हैं, उसमें थोड़े से स्टेप भी कम होते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है, बाकी स्किल में कोई डिफरेंस नहीं होता। स्किल जितनी आपको सिखानी इम्पॉर्टेंट है, जितनी आप सीखते हो वही सेम स्किल बीएड का स्टूडेंट भी सीखता है और वही सेम स्किल बीएलएड का भी स्टूडेंट सीखता है। तो कई बार मैं जैसे बोल देती हूँ कि बीएड के लिए, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये वीडियो तो बीएड के लिए है, इसको तो बीएड के ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी टीचिंग से रिलेटेड है वो चाहे बीएड है, चाहे डीएलएड है या बीएलएड है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस आप समझिएगा कि जो डीएलएड के लिए डीएलएड 1 to 5th का होता है तो स्किल्स आपकी सेम होती हैं, स्किल्स की जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो भी आपकी सेम होती हैं। बस लेसन प्लान के जो स्टेप होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं बीएड में, क्योंकि बीएड जो बच्चे करते हैं वो जूनियर के टीचर बनते हैं, वो 6 to 8th की टीचिंग करते हैं, तो उनका लेसन प्लान बड़ा होता है, उनके स्टेप थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपके में स्टेप थोड़े कम होते हैं। और जो बीएलएड होता है ये मतलब ये वाले जो स्टूडेंट होते हैं तो प्राइमरी में भी जा सकते हैं और जूनियर में भी जा सकते हैं, तो इनको तो दोनों सीखना है। इन्हें प्राइमरी का लेसन प्लान भी सीखना है और जूनियर का भी लेसन प्लान सीखना है। तो आज बेसिकली मैं बात करूँगी जो 1 to 5th तक के लेसन प्लान के विषय पे, और उनके जो स्टेप होते हैं टीचिंग के टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीचिंग तो बेसिकली सभी में सेम ही होती है, उसमें तो जो हम रिमार्क देते हैं, जो चीज़ें नोटिस की जाती हैं, जो एक टीचर में हमें डेवलप करना है, तो वो तो एज इट इज़ होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि जूनियर वाले में कुछ और करना है और प्राइमरी वाले में कुछ और करना है। स्किल डेवलपमेंट तो सभी का सेम होगा। तो यहाँ पे आज मैं स्पेशली ये वीडियो भी हमारा रिक्वेस्टेड है, तो स्पेशली इसमें मैं बात करना चाहूँगी जो 1 to 5th लेवल के आपके लेसन प्लान होते हैं, मीन्स कि डीएलएड और बीएलएड। आप अभी मेरी बात को समझ गए होंगे कि बीएलएड में आपका प्राइमरी भी आता है और जूनियर भी आता है। तो जूनियर का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो बीएड फाइनल टीचिंग के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर चुकी हूँ, तो उसको बीएलएड वाले भी देखें और बीएड वाले भी देखें और डीएलएड वाले भी देख सकते हैं। लेकिन आज ये स्पेशल वीडियो केवल डीएलएड के लिए है कि इसमें मैं बात करूँगी उन स्टेप्स के बारे में जो आपके लेसन प्लान के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात करते हैं जो स्किल्स जैसे बीएड में सिखाई जाती हैं वही डीएलएड में सिखाई जाती है। तो जो आपकी सबसे पहली स्किल होती है, जो सबसे पहला कौशल होता है, सेट इंडक्शन का होता है। तो जो सेट इंडक्शन, सॉरी मुझे इसकी हिंदी अभी याद नहीं आ रही है, अगर वीडियो के लास्ट तक मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी सेट इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जो ये आपकी सबसे पहली स्किल होती है, मैं इसके कंपोनेंट्स बताती हूँ, आपको शायद ध्यान आ जाए कि ये कौन सी स्किल होती है। सेट इंडक्शन स्किल में स्पेशली जो
टीचर है वो अपनी रैपो एस्टैब्लिशमेंट का काम करता है। मीन्स कि जब आप क्लास में सबसे पहले एंट्री करते हो, क्लास में जाते हो, तो जैसे स्टूडेंट जो है आपको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो उसके बाद आप उनसे इंट्रोडक्शन करते हो, आप अपना नाम बताते हो, फिर बच्चों का नाम पूछते हो। ये वाला जो प्रोसीजर होता है यही सेट इंडक्शन स्किल में आता है। उसमें आप बेसिकली जो है आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। और यही जब हम लोग स्किल में करते हैं तो इसको हम सेट इंडक्शन स्किल के नाम से जानते हैं। इसमें सिखाया जाता है प्यूपिल टीचर को, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को, कि जब पहली बार आप अपने क्लास में जाओगे तो आपको अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी आप जब टीचिंग करने जाते हो, उस टाइम पे डीएलएड के बच्चे भी इंटर्नशिप पे गए हुए हैं, तो जब आप पहली बार अपने क्लास में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले जब आपकी एंट्री होती है, आप समझिए कि वहाँ से आपका जो आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है वहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ये सबसे जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो सेट इंडक्शन स्किल आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप क्लास में एंट्री करोगे, बच्चे आपको विश करेंगे तो आप उसका रिप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप अपना नाम बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप कुछ बच्चों का इंट्रोडक्शन लेंगे, आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे और भी जो चीज़ें आप करोगे। फिर उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन जो देते हैं कुछ ना, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निर्देश, कि मेरे जैसे आप क्लास में पढ़ाने से पहले बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं ना, कि मेरी क्लास में सभी लोग शांति से बैठेंगे और जिसको कुछ भी पूछना होगा वो अपना हाथ उठाएगा, आप लोग ग्रुप में आंसर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो ऐसे आप लोग जो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये भी आपको इसी में करना है। फिर उसके बाद आपका आता है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेसन प्लान में। तो कुछ स्टेप आपके ऐसे होते हैं जो कि जब हम प्रैक्टिकली टीचिंग करते हैं तो उनको स्किप करते हैं। वो लेसन प्लान में तो लिखे जाते हैं लेकिन टीचिंग के टाइम उनको बोला नहीं जाता है। जैसे कि आपने जो लेसन प्लान बनाया होगा उसमें सबसे पहले आपने ब्लैक बोर्ड एंट्री करी होगी, फिर ब्लैक बोर्ड एंट्री के बाद आपने जनरल एम्स लिखे होंगे, फिर आपने स्पेसिफिक एम लिखे होंगे। जनरल एम मतलब सामान्य उद्देश्य, स्पेसिफिक एम मतलब विशिष्ट उद्देश्य। तो जो 1 to 5th का प्लान होता है, इसमें स्पेसिफिक एम जो है आपका वो बस आपका एक ही पॉइंट होगा। और यही जो बीएड में है तो इसके अंदर में 3 पॉइंट आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और एप्लीकेशन के जो 3 स्टेप हम लोग कराते हैं। लेकिन जो 1 to 5th का प्लान होता है, जो डीएलएड वाला प्लान होता है, उसमें केवल विशिष्ट उद्देश्य लिखा के और टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो आप लिख देते हो। फिर उसके बाद जो आप प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान लिखते हो, आपके लेसन प्लान में लिखा होता है, लेकिन ये आपको क्लास में बोलना नहीं होता है। वो आपको समझने के लिए होता है कि वो मतलब आप जो लेसन प्लान बना रहे हो, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो प्रस्तावना प्रश्न आप बना रहे हैं, उसके पहले का आप ये मतलब एक आपकी वो होती है कि आप ये सोच लेते हो कि बच्चा इसके बारे में ये बेसिक नॉलेज रखता है। जैसे जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी अपना आप टॉपिक लेके जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो पूर्व ज्ञान है कि बच्चा जो है सामान्य जानकारी रखता है, तो उसी के बेसिस पे आप अपने प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली टीचिंग करते हैं, क्लासरूम में जाके पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हम सेट इंडक्शन करते हैं और सेट इंडक्शन करने के बाद हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्ट अपनी हम ब्लैक बोर्ड एंट्री पे आ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्री मतलब जो आप ब्लैक बोर्ड पे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और पीरियड, ड्यूरेशन मेंशन करते हो। हिंदी में बोलेंगे हम दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र एवं अवधि। तो ये ब्लैक बोर्ड एंट्री कुछ 3 पार्ट्स में करते हैं कुछ लोग 2 पार्ट्स में करते हैं। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही पार्ट की सही हैं। अगर आप 2 पार्ट में ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, 3 पार्ट में करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। दोनों ही सही हैं, आप जैसा चाहें एज यू विश आप कर सकते हो। ये केवल इसलिए सिखाया जाता है कि आपको अपना ब्लैक बोर्ड जो है वो कैसे मैनेज करना, हाउ टू मैनेज अ ब्लैक बोर्ड, उसके लिए जो है ये 2 तरीके की एंट्री सिखाई जाती हैं। फिर हम आते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न पे। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि आपको प्रैक्टिकली टीचिंग में करना है। जब आप
इंटर्नशिप पे जाते हो, जब आप अभ्यास शिक्षण कार्य करते हो, तो वहाँ पे आपको प्रस्तावना प्रश्न से शुरुआत करनी है, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रश्न लेते हैं। पहली चीज़ तो उसमें भी कुछ चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न में फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आ रहा है, ऐसे प्रश्न हम प्रस्तावना प्रश्न में नहीं करते हैं। दूसरा, इस तरह के प्रश्न भी हम प्रस्तावना प्रश्न में नहीं करते हैं जिसमें कि एक के मतलब दो क्वेश्चन एक साथ होते हैं, जैसे कि कब कहाँ वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मतलब एक साथ दो प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हम प्रस्तावना प्रश्न में नहीं पूछते हैं। तो आप ध्यान रखिए, प्रस्तावना प्रश्न में जिसमें मतलब दो क्वेश्चन एक साथ होते हैं, इस तरीके के प्रश्न हमें नहीं पूछने हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में आ रहा है, ऐसे प्रश्न भी हमें प्रस्तावना प्रश्न में नहीं पूछने हैं। तो और कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है, उन्होंने प्रस्तावना प्रश्न में जो प्रश्न लिखे उससे उनको आंसर नहीं मिलता है, टॉपिक उनका नहीं निकल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, वो खुद ही अपना टॉपिक बता देते हैं कि आज हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे या ये विषय हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कर देते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपने जो प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं उसके बेसिस पे आपका प्रकरण नहीं निकल रहा है, तो इसी के लिए आपकी होती है प्रॉबिंग स्किल। प्रॉबिंग स्किल को बोलते हैं खोजपूर्ण कौशल। प्रॉबिंग स्किल में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट आप क्वेश्चन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और एक क्लू देते हो जिससे कि आप जो बच्चा जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड आंसर दे दे और आपके टॉपिक तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना प्रश्न में कि अगर आपने जो प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप प्रोबिंग स्किल का यूज़ करिए और उसके थ्रू अपना टॉपिक निकालिए, ना कि अपना टॉपिक आपको स्वयं बताना है। आपको अपना टॉपिक स्टूडेंट से ही निकलवाना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप जैसे आपने लिखा होगा अपने प्लान में, हमेशा लिखते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का प्लान है, चाहे हिंदी का प्लान है, इंग्लिश का प्लान है, संस्कृत का प्लान है, साइंस का प्लान है, मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का प्लान है, डजेंट मैटर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ एम का स्टेप हर प्लान में होता है। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ एम आपका हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, हमेशा भविष्य काल में होता है। और इसमें कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि आज हम लोग ये विषय जो है पढ़ाएंगे नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है कि आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जो भी आपका विषय है, आप उस विषय का नाम लीजिए, जो भी आपका टॉपिक है आप उस टॉपिक का नाम लीजिए और आप ये बोलिए कि आज हम लोग ये विषय पढ़ेंगे, ना कि आप बोलेंगे कि आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन वाला स्टेप आता है। प्रस्तुतिकरण वाले जो आपका स्टेप होता है उसमें आप अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग जो, जैसे कि किसी में आप व्याख्या करते हैं, किसी में आप कुछ प्रदर्शन विधि द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो आपने जैसा आपने लेसन प्लान में लिखा, अपनी पाठ्य योजना में लिखा है, उसको आपको एज इट इज़ करना है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मतलब कि बोध प्रश्न। बोध प्रश्न जो होता है, बोध प्रश्न पे आधारित जो उत्तर आप श्यामपट्ट पे लिखते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, सिर्फ वही आंसर हम बोलेंगे जो आपके स्टूडेंट होंगे। जैसे कि जहाँ आप टीचिंग कर रहे हो ना, फिर वहाँ जैसे यहाँ पे हम आपके टीचर हैं तो वहाँ पे वो स्टूडेंट आपके टीचर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ उसी वर्ग को, जो बोध प्रश्न पे आधारित जो उत्तर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, सिर्फ उसी को आप उनको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए बोलेंगे। बाकी आपने चाहे श्यामपट्ट पे जो भी काम किया है उसको आप उन्हें नोट करने के लिए नहीं बोलेंगे, उसको तो केवल आप एक्सप्लेन करोगे। उनको नोट करने के लिए आपको सिर्फ वही बोलना है जो आप बोध प्रश्न के आधार पे जो प्रश्नों के उत्तर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। फिर उन प्रश्नों को आप बच्चों से बोलोगे कि वो अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें।
देन उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करते हो क्लास को, और किसी बच्चे को अगर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी हेल्प करते हो। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है रिकैप्चुलेशन, मतलब कि पुनरावृत्ति प्रश्न। ये आप एक रोलिंग बोर्ड में लिख के ले जाते हैं। जितने भी बीएड, बीएलएड, डीएलएड के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा रोलिंग बोर्ड और पॉइंटर क्या होता है। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न हैं ये आप रोलिंग बोर्ड पे लिख के ले जाते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपना रिकैप्चुलेशन वाला स्टेप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके ब्लैक बोर्ड समरी नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि उसको आप रफ कर देंगे। और डस्टर का यूज़ आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि डस्टर का प्रयोग आप लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से नहीं करेंगे। पॉइंटर का भी प्रयोग आप लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से नहीं करेंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अपनी टीचिंग में, यही निगेटिव रिमार्क में जाते हैं। तो आप डस्टर का प्रयोग किस हैंड से करेंगे? लेफ्ट हैंड से। पॉइंटर का प्रयोग लेफ्ट हैंड से। जब रोलिंग बोर्ड पे आप रिकैप्चुलेशन वर्क कर रहे होंगे, रिकैप्चुलेशन मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्नों में आप एज यू विश, जितना आप पढ़ा चुके हो, पर प्रेजेंटेशन में आपने जितना कंटेंट पढ़ा दिया है उससे आप रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं। आप ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, मतलब सही गलत के निशान लगाएं, या फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या मैच द कॉलम, जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। कुछ भी आप कोई भी वर्क आप दे सकते हो। तो देना क्या है, आपको वही रोलिंग बोर्ड पे लिख के लाना है और फिर अपनी क्लास में उसको अपने स्टूडेंट से करवाना है। और उसके बाद जब आप अपना रिकैप्चुलेशन कर लेते हो तो रिकैप्चुलेशन के बाद आपको होमवर्क देना होता है। होमवर्क भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी आप उनको गृह कार्य दे रहे हैं उसको लिख देंगे, और इस तरीके से आपकी टीचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आपको समझ आया या नहीं आया, जैसा भी कुछ है, जो भी आपके रिस्पॉन्स हैं तो आप हमें बताइएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।